Hello, welcome everyone. This is a lecture series being recorded for intermediate classes. हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज। आइजैक न्यूटन बेसिकली एक मैथमेटिशियन था और इसने मुख्तलिफ फिज़िक्स के जो बेसिक लॉज थे उनको समराइज़ किया, और जो इससे पहले ग्लेली और दूसरे साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट बुक्स के अंदर डिस्क्राइब किए हुए थे, इसने उस सारे वर्क को समराइज़ किया और हमें लॉज जो हैं एक फॉर्म के अंदर प्रोवाइड किए। इसको हम अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तौर पे जानते हैं। तो न्यूटन ने बेसिकली अपनी एक बुक पब्लिश की, प्रिंसिपिया, और उसके अंदर उसने ये लॉज जो है वो स्टेट किए। सो आइजैक न्यूटन पब्लिश्ड अ पेपर। आइजैक न्यूटन published his book Principia, in which he stated the laws of motion known as Newton's laws of motion. And these laws और बेसिकली एम्पिरिकल लॉज, और एम्पिरिकल लॉज जो हैं वो हमें पता है। एम्पिरिकल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो कि किसी मैथमेटिकल रिलेशन से डिराइव नहीं किए जाते, बल्कि उनको एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और उसके नतीजे में जो ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं वहाँ से जो रिजल्ट्स आते हैं वहाँ से हम उनको किसी न किसी मैथमेटिकल फॉर्म में ढालते हैं, ना कि डिराइव होते हैं। तो दीज लॉज आर एम्पिरिकल लॉज। एंड उसके बाद जो इन लॉज की एप्लीकेशन है वो हमारे पास लिमिटेड है, इस लिहाज से कि जो चीज़ें एट दी स्पीड नियर टू दी स्पीड ऑफ लाइट मूव करती हैं उनके लिए ये लॉज जो है वो वैलिड नहीं होते, बल्कि जो ऐसी स्पीड्स हैं जो कि वेरी लेस दैन दी वेलोसिटी ऑफ दी स्पीड ऑफ लाइट हैं उनके लिए ये लॉज जो हैं वो वैलिड होते हैं। सो दीज लॉज आर only valid for the bodies moving at speed less than the speed of light। और जो बॉडीज़ नियर द स्पीड ऑफ लाइट मूव करती हैं, ऐसी बॉडीज़ की मोशंस को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मोशंस। और रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए हमारे पास आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो वर्कआउट करती है, न्यूटन के लॉज जो है उसके लिए वर्कआउट नहीं करते। सो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ relativity works for the bodies moving at a speed near the speed of light। सो दिस इज़ दी डिस्क्रिप्शन जो कि न्यूटन लॉज को पढ़ने के लिए उससे पहले हमें ये चाहिए इन चीज़ों को समझना। उसके बाद हम शुरू करते हैं न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि जो बॉडी रुकी हुई हालत में है, यानी स्टैटिक हालत में है, वो रुकी हुई हालत में ही रहेगी, और जो कि यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है वो इसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी अनटिल उन दोनों बॉडीज़ के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है और उनको डिस्टर्ब करती है फ्रॉम देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट और being moved in uniform motion। So Newton's first law तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज़ डिफाइंड
as the body at rest will remain at rest. And body moving with uniform motion will keep on moving until an external force acts on it, and until an external force on it. सो इट मीन्स जब तक कोई बॉडी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी अनटिल कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है और उसको अपनी मोशन को चेंज करने पर मजबूर करती है. इसी तरह से अगर कोई बॉडी रुकी हुई हालत में है तो उसी तरह से रुकी रहेगी अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट करती है और उसको अपनी मोशन को चेंज करने के लिए मजबूर करती है. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ आल्सो कॉल्ड इनर्शिया. इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया भी कहते हैं. जो प्रॉपर्टी चीज़ों को उनकी पोजीशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज करने से रोकती है उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनर्शिया. सो इनर्शिया जो है वो उसको हम रिलेट कर सकते हैं मैस के साथ. जिन बॉडीज़ का मैस ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली उन बॉडीज़ को मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स दरकार होगी. इट मीन्स उन बॉडीज़ की जो स्टेट ऑफ मोशन होगी वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगी उस चेंज को. इसी तरह से ऐसी बॉडीज़ जो कि जिनका मैस बहुत थोड़ा है उनको अगर उनकी स्टेट ऑफ मोशन हमने चेंज करनी हो तो उसके लिए हमें बहुत थोड़ी फोर्स दरकार होगी. सो इनर्शिया इज़ दी क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मैस. कि मैस जो है वो बेसिकली एक क्वांटिटी है और जिस खसूसियत को मैस जो है वो मापता है उसको हम नाम देते हैं इनर्शिया का. सो दिस इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. This also known as law of inertia. और inertia क्या चीज़ होती है इसको हम देखते हैं. It is the property of a body. Inertia is the property of a body due to which a body tries to keep its state of rest or uniform motion. It is या इसको हम लिख सकते हैं mass is quantitative measurement of inertia. इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है. और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ रिलेटेड है. और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं. वेरी सिंपल. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली हम किसी भी चीज़ को जब स्टडी करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट ले रहता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी पॉइंट के बारे में बताना है तो इस बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जो इस सर्कल के अंदर है.
तो आप क्या बताएंगे इस बोर्ड के रेफरेंस के हिसाब से? आप बताएंगे कि ये पॉइंट इस वाइट बोर्ड के ऊपर दरमियान में है, राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड के ऊपर है। हमारे पास जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हमें कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो है वो जो एक्सपेरिमेंट अर्थ के ऊपर किया जाएगा ऑब्वियसली उसके लिए अर्थ इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम देखते हैं। व्हाट इज इनर्शियल ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर न्यूटन के लॉज वैलिड है। ये तो एक पॉइंट हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton laws are valid is called inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके फिजिकल मीनिंग्स अगर हम देखते हैं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसके अंदर या तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है और या वो रेस्ट की पोजीशन पे है, यानी उसके अंदर किसी किस्म की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इस लिहाज से अगर इसका फिजिकल मीनिंग देखा जाए तो अर्थ को हम कंसिडर करते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ जो है वो आपको पता है ऑलमोस्ट नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी है, क्योंकि जो हमारे पास डेज ऑफ ईयर होते हैं वो हमेशा 365 होते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स एक दिन जो है वो कम ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अर्थ जो है वो मूव कर रही है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि अर्थ इज़ ऑलमोस्ट एन अप्रॉक्सीमेटली एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is not accelerating either it is moving with uniform motion or is at rest is called inertial frame of reference. Earth is an approximate inertial frame of reference. इसके बाद हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए तो उस फोर्स के नतीजे में वो बॉडी हरकत करती है, यानी मूव करती है। तो दूसरा कानून जो हरकत का है वो हमें बताता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के नतीजे में वो बॉडी अपनी जगह चेंज करती है। एक बात या तो वो रेस्ट पे थी, दूसरी बात या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी या नॉन यूनिफॉर्म के साथ। अगर वो मूव कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो मूव करना शुरू कर देगी, और अगर वो मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी जो है इट विल अगर, और चेंज इन वेलोसिटी को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। इट मीन्स कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए तो वो एक्सेलरेट करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी के अंदर एक चेंज अगर करेगा। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं बाद में देखते हैं, पहले हम इसको स्टेट करते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को हम किस तरह से स्टेट करेंगे?
when force is applied on a body, it produces an acceleration in the body. So acceleration means change in velocity, और न्यूटन लॉ ने हमें बताया the acceleration magnitude of acceleration is directly proportional to the force applied. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड का मतलब है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. तो हम इसको लिखते हैं ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी इन दोनों क्वांटिटीज़ में एक ज़्यादा होगी तो दूसरी की ज़्यादा हो जाएगी. सो एक्सेलरेशन जब इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ फोर्स जब इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी. एंड सेकेंडली उसने हमें ये बताया एंड acceleration is inversely proportional to the mass of body. So इन दोनों को हम देखेंगे कि किस तरह से if f is directly proportional to if acceleration is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. इट मीन्स कि अगर फोर्स हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, जितनी कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो है वो हमें मैथमेटिकली इस चीज़ को एक्सप्रेस करके दिखाता है. सेकेंडली अगर हम देखते हैं एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे acceleration is inversely proportional to mass. तो acceleration inverse proportional to mass का मतलब ये है कि अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी तो इस साइड पे जो क्वांटिटी होगी वो डिक्रीज़ करेगी. इट मीन्स अगर mass ऑफ द बॉडी जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा तो acceleration कम से कम प्रोड्यूस होगी. और इस चीज़ को आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हैवी mass की बॉडीज़ को हम कंसिडर करते हैं तो हैवी mass की बॉडीज़ पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उनको हिलाने के लिए, उनको मूव करने के लिए. और अगर हम लो mass की बॉडीज़ को कंसिडर करते हैं तो उनको थोड़ी सी लाइट फोर्स जो है वो प्रोवाइड की जाए तो उसके नतीजे में वो बआसानी मूव कर सकती हैं. इट मीन्स इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम आ जाती है. और इसको अगर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं. इक्वालिटी में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेसिकली इन इक्वालिटी यानी कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये हमें एक रिलेशन तो बता रही है, लेकिन इसके दोनों साइडें जो हैं ये एक दूसरे के बराबर नहीं है. अगर हम राइट साइड को कंसिडर करें तो ये इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि दोनों साइडें तराजू की तरह होती हैं, और अगर एक साइड कम होती है तो दूसरी साइड भी कम होती है और एग्जैक्ट अमाउंट में कम होती है. और एट ए टाइम दोनों साइडें जो है वो बराबर होती हैं तराजू के दोनों पलड़ों की तरह. लेकिन अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी में देखें तो इनमें कमी और ज़्यादती तो एक ही तरह से होगी, यानी एक ही तनासब से होगी. एक साइड कम होगी तो दूसरी भी कम होगी. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसके अंदर जो दोनों साइडें हैं तराजू की वो बराबर नहीं होगी. तो एक ख़ास मिकदार के साथ एक साइड कम रहेगी हमेशा और दूसरी जो है वो ज़्यादा रहेगी. उस ख़ास मिकदार को हम एक कांस्टेंट कहते हैं फ़िज़िक्स की लैंग्वेज के अंदर. इसको जब हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो फिक्स्ड अमाउंट होती है उस कांस्टेंट को एक बाट की तरह तराजू के एक पलड़े में रख देते हैं और इससे ये दोनों साइडें इक्वेशन की जो है वो बराबर हो जाती हैं. सो इससे को हम जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू सम c कांस्टेंट f ओवर m और c इज इक्वल टू 1 इन SI यूनिट्स. सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक
जो c है वो इक्वल टू 1 होता है, लिहाजा जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू f ओवर m, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम फॉर सी इज इक्वल टू 1, और इसे रीअरेंज करते हैं तो एफ विल बी इक्वल टू एम ए। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ second law. So this is the mathematical form of second law. लास्टली इस टॉपिक में जो सब टॉपिक है हमारे पास है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो तीसरा कानून है हरकत का, वो हमें बताता है कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आपको उसके बदले में एक थप्पड़ ही मिलेगा, ना कि आपके ऊपर फूल निछावर किए जाएंगे। सो हरकत का कानून जो है वो बेसिकली हमारी नेचुरल सेंस के मुताबिक है। तो कानून कुदरत जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है। जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के नतीजे में आपके ऊपर इक्वल अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है। तो तीसरा जो लॉ है हरकत का वो हमें यही बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction. So equal and opposite, equal in magnitude का मतलब है कि अगर आप किसी को 2 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो आपके ऊपर इन रिवर्स 2 न्यूटन की फोर्स ही लगेगी। इसी तरह से अगर आप इसको वेक्टोरियली देखना चाहें तो डायरेक्शन उसकी क्या होगी, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट। सो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा कोई भी चीज़। इसकी एग्जांपल हम किस तरह से लेते हैं कि अगर हम किसी बुक को देखते हैं कि वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो उस बुक की ऊपर जो नेट फोर्सेस हैं वो ज़ीरो के बराबर हैं, और उन नेट फोर्सेस के अंदर 2 फोर्सेस हैं। एक वो एक्शन की फोर्स है जो बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेबल के ऊपर लगा रही है, और दूसरी वो रिएक्शन की फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेबल उस बुक के ऊपर लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, तो वो बुक जो है वो एट रेस्ट रहती है अनटिल कि हम उसको खुद अपनी जगह से इधर उधर नहीं करते। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली, एक्शन एंड रिएक्शन आर 2 फोर्सेस। सो दीज 2 फोर्सेस विल एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, नॉट एट ऑल ऑन अ सिंगल बॉडी। एक बॉडी के ऊपर कभी भी ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक्ट नहीं करेंगी। सो एक्शन and reaction will always act on 2 different bodies। ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जब हम मूव करते हैं, चलते हैं ज़मीन के ऊपर, तो हम एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं अर्थ के ऊपर, और हमारे ऊपर एक अर्थ फोर्स लगाती है जो कि अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, और इसके नतीजे में हम मूव कर सकते हैं। इसी तरह से ये दोनों फोर्सेस भी अगर आप देखें तो 2 बॉडीज़ के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ज़मीन के ऊपर और इंसान के बॉडी के ऊपर। इसी तरह से अगर आप देखें तो रॉकेट की मोशन हम स्टडी करेंगे। रॉकेट की मोशन के अंदर जो 2 फोर्सेस होती हैं वो एक गैसेस की फोर्स है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल रही हैं, और रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो एक फोर्स जो है वो गैसेस के ऊपर अप्लाई हो रही है, और उसके नतीजे में दूसरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट के ऊपर अप्लाई हो रही है, और उसके नतीजे में रॉकेट जो है वो अपनी पोजीशन मूव कर रहा है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो न्यूटन्स लॉज जो है ये हमारा आज का टॉपिक था और ये कंप्लीट हुआ।